तो हमारा जो टॉपिक कल खत्म हुआ है दैट इज रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, यानी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है और नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती। वैसे सॉल्वेंट के लिए अगर बात करें तो नंबर पे भी डिपेंड करती है, नेचर क्यों करती है। सॉल्वेंट के नंबर और नेचर तो एक कॉमन सेंस है। जैसे अगर हम रिलेटिव लोडिंग को ही पढ़ के देखें तो रिलेटिव लोडिंग का ये हमारा फॉर्मूला आया था, और इस फॉर्मूले में आप देखें ध्यान से क्या क्या चीजें। तो बेटा आपको इस फॉर्मूले में साफ दिख रहा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट के साथ साथ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी है, सॉल्वेंट के मोल पे डिपेंड कर रही है। दूसरा पॉइंट आप ये देखें, ये पी नॉट किसका है, व्हाट इज दिस पी नॉट, ये पी नॉट क्या है, प्योर स्टेट वेपर प्रेशर किसका, सॉल्वेंट का। यानी सॉल्वेंट बदलेंगे तो पी नॉट बदल जाएगा, और पी नॉट बदल गया तो आंसर बदल गया ना। तो सॉल्वेंट के मोल्स पे भी डिपेंड कर रही है और सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड कर रही है सॉल्वेंट कौन सा है। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स ऑन, जब तक सॉल्यूट कहा जाए तो नंबर नॉट नेचर, और अगर सॉल्वेंट कहा गया तो नंबर एंड नेचर हो। इस फॉर्मूले में कहीं से कहीं तक देख लो आप, सॉल्यूट के नेचर की कोई बात नहीं है, कहीं सॉल्यूट के नेचर का जिक्र नहीं है, सॉल्यूट के नंबर का जिक्र है। सॉल्वेंट के नंबर का भी मेंशन है और सॉल्वेंट के नेचर की वजह से पी नॉट आया। सॉल्वेंट बदलोगे पी नॉट बदल के कोई और पी नॉट। आई होप सो क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। चलिए सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे अब आते हैं। द सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? आई होप सो सभी बच्चों को ये डेफिनेशन पता है कि अगर कोई एक लिक्विड रखते हैं तो उसके ऊपर उसकी वेपर प्रेशर होती है, वेपर्स होती हैं, उनका प्रेशर वेपर प्रेशर होता है जब ये इक्विलिब्रियम में होते हैं, और इसके ऊपर एक और है दैट इज एटमॉस्फेयर, और वो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है वेपर प्रेशर से। तो अब हमने क्या किया, हमें ये वेपर्स बढ़ानी थी और हम ये कंडीशन लाना चाहते हैं कि ये जो वेपर प्रेशर है और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये दोनों बराबर हो जाए। हम चाहते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर अभी कम है, उसे बढ़ाना है, और उसे बढ़ाने के लिए हमने हीट करना शुरू किया। जब हम हीट करेंगे तो लिक्विड से वेपर्स बढ़ेंगी, ऑब्वियसली वेपोराइजेशन होगा, वेपर्स बनती जाएगी, और बेसिकली टेम्परेचर भी राइज हो रहा है। तो हीट करते समय कोई पर्टिकुलर एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जिस टेम्परेचर पे बेटा ये कंडीशन फॉलो हो रही है। एक किसी टेम्परेचर पे आप जैसे वाटर के लिए सिंपल बात करें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड आया तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर प्रेशर इतना हो जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। एंड एट दिस टेम्परेचर, जब दोनों का प्रेशर बराबर होता है, या दिस टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। So basically, what is BP or boiling point? Boiling point is the temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to vapor pressure of atmosphere कह लीजिए, surrounding कह लीजिए। तो बेसिकली अगर आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बाहर का उसके सराउंडिंग का प्रेशर है ना, उस पर डिपेंड करेगा बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अगर आप कोई भी चीज, जैसे पानी है, आप यहाँ अर्थ पे या यहाँ पे जिस लोकेशन में हम रहते हैं बरेली, इसमें यहाँ बॉईल कर रहे हैं, और यही पानी आप उठा के नैनीताल में ले जाके बॉईल करें, इतनी क्वांटिटी है एवरीथिंग, तो वहां ये जल्दी बॉईल हो जाएगा। क्यों जल्दी बॉईल हो जाएगा? आपको मालूम है एट हाई एल्टीट्यूड प्रेशर कम होता है, हेनरी लॉ में हमने पढ़ लिया है, और उस बीमारी का नाम था एनोमिया। तो एट हाई एल्टीट्यूड प्रेशर कम है, कौन सा प्रेशर कम है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है। बच्चे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो कम वेपर प्रेशर इसके बराबर आ जाएगा, और अगर कम वेपर प्रेशर आ जाएगा तो ऑब्वियसली कम हीट करना पड़ेगा। एक कॉमन सेंस, एक जनरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 760 mmHg यहाँ है और इसका प्रेशर लेट सपोज 600 था वाटर का, तो 100 डिग्री तक हीट करने पर ये इसके बराबर आया। जब आपने 100 डिग्री तक हीट किया तब ये 760 पहुंचा, ओके। लेकिन अगर ये वाला प्रेशर 760 ना होता, ये 720 होता, यानी कुछ कम होता, तो ऑब्वियसली इसे 600 से 720 तक लाना पड़ता, 760 तक थोड़ी ले जाना पड़ता। इज इट क्लियर? यानी पहले से कम टेम्परेचर पे ही ये बॉयल हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। और अगर आप
एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और इस टेक्निक का यूज हम ऑर्गेनिक के प्यूरिफिकेशन में करते हैं। याद आया? एक आध बच्चे को याद आ जाएगा। ऑर्गेनिक में हम जो एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, जिसको हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर भी कहते हैं, वहां यूज करते हैं। तो याद रखना है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर कब किया जाता था? लाइक ग्लिसरॉल एंड H2O2। ग्लिसरॉल और H2O2 ऐसे सब्सटेंस हैं कि इनका जब तक बॉइलिंग पॉइंट आता है तब तक ये डिकम्पोज हो, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, डिकम्पोजिशन टेम्परेचर कम है। डिकम्पोज होने का मतलब होता है तहस नहस हो जाना, सारे पार्टिकल टूट टाट के अलग। तो अब इनको प्यूरिफाई करने के लिए या इनकी वेपर्स कैसे बनाएं? इनकी वेपर्स बनाने के लिए क्या करते हैं हम? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर देते हैं। मतलब इनको जो प्यूरिफाई कर रहे हैं हम अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो बेटा जब हम इन्हें रिड्यूस प्रेशर पे गर्म कर रहे हैं ऑलमोस्ट वैक्यूम के आसपास, तो ये इजीली बॉयल हो जाते हैं विदाउट डिकम्पोजिंग। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इज वेरिएबल, इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फिलहाल अभी जो हमें समझाना था वो था बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट आई होप सो क्लियर है कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट किसे। किसी को डाउट है बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन में, प्लीज रेज योर हैंड, और अदरवाइज आगे बढ़ो। डाउट वाले खाली लिखिएगा, ठीक है, गुड, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, अब हमें यहां जो पढ़ना है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके बेटा, एलिवेशन में क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, आपको पिछली डेफिनेशन ही याद आनी चाहिए। दैट मींस रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर ही याद आना चाहिए, या वेपर प्रेशर वाली डेफिनेशन। ये एक लिक्विड रखा हुआ है और इस लिक्विड की यहाँ वेपर्स आ रही है, ये वेपर्स लिक्विड की है, ठीक है, ओके। और ऑब्वियसली हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये जो ऐड कर रहे हैं ये कौन है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब बच्चों जरा एक कॉमन सेंस लगा के बताओ, जब तुमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तो वेपर या वेपर प्रेशर ये क्या हो जाएगा? इट इज अ कॉमन सेंस, ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करते ही कम हो गया, यानी जितनी वेपर्स थी उससे भी कम हो गई। वेरी वेरी गुड, ठीक है। और अब एटमॉस्फेयर तो वहीं का वहीं है, ये लाला तो अपनी जगह से हिला ही नहीं, एटमॉस्फेयर प्रेशर तो वहीं का वहीं है। मतलब जो वैल्यू मैं आपको समझा रहा हूं, ये 760 थी, ये 600 था, तो यहां से यहां तक ले जाने के लिए आपको 100 डिग्री तक हीट करना पड़ रहा था। लेकिन अगर ये 600 की जगह 500 रह गया, तो यहां से यहां ले जाने के लिए क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम हो जाएगा? कॉमन सेंस क्या कि हमें जाना तो वही एटमॉस्फेयर पे ही है, एटमॉस्फेयर प्रेशर तो वहीं रुका हुआ है, लेकिन हमारी वेपर्स कम हो गई हैं। तो अगर हमारी वेपर्स कम हो गई हैं तो इन वेपर्स को बढ़ाने के लिए और हीट करना पड़ेगा, और हीट करना पड़ेगा मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और जितना भी बढ़ गया है, पहले का बॉइलिंग पॉइंट 100 था, अब का बॉइलिंग पॉइंट सपोज 100.5 हो गया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से बॉइलिंग पॉइंट में जो इजाफा होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या है बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वेपर डिक्रीजेस, या कह सकते हैं ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर डिक्रीज। therefore to attain या to move up to atmospheric pressure more energy is required, पहले के मुकाबले ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। more energy is required, that is boiling point is raised, boiling point बढ़ जाता है, and this increase in boiling point is known as elevation in boiling point। ये जो भी बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होता है इसी को बेटा हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक बार कोशिश करिए आप ग्राफ से समझने की, ये ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, और फोर्थ चैप्टर में काइनेटिक्स में स्पेशली बहुत ग्राफ हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे केमिस्ट्री में ग्राफ फिलहाल एक ही इक्वेशन पे है, y = mx + c।
ये ग्राफ हमारा किस समय का है, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। बेटा ये जो वाई एक्सिस है इस पे हम प्रेशर दिखा रहे हैं और ये जो एक्स एक्सिस है इस पे हम टेम्परेचर दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये मैंने पहली लाइन बनाई है और इसको हमने कह दिया है कि ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये लाइन बता रही है। वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट इस लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। लेट सपोज यहां पे मैंने ये एक पॉइंट ले लिया, दिस मैंने ये कह दिया कि ये वाला जो प्रेशर था ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इस प्योर सॉल्वेंट का इस टेम्परेचर पे या इस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहना पड़ेगा, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का इस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर अपना प्रेशर आ गया, तो ये वाला टेम्परेचर कहलाया बॉइलिंग पॉइंट। और इसको मैंने टी नॉट बी लिख दिया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूं, टी नॉट बी, ठीक है। ये टी थोड़ा नीचे कर दिया और ये मैंने लिख दिया टी नॉट बी। टी नॉट बी कहने का मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है जिस समय कोई इंप्योरिटी नहीं। अब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो ये ग्राफ कहाँ जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा? तो आप जरा सोच के देख लो, आई होप आपको समझ में आ ही रहा है कि जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे ये ग्राफ पीछे हो जाएगा, इधर की ओर शिफ्ट होगा। द रीजन बेटा रीजन क्या है कि हमें मालूम है वेपर कम हो जाएंगी, मतलब उसी टेम्परेचर पे कम वेपर दिखेंगी। तो आप यहां से देख लीजिए, किसी भी एक टेम्परेचर पे वेपर कम होनी चाहिए। जैसे मैंने इसी टेम्परेचर पे देखा तो पहले इतनी वेपर थी और अब इतना वेपर प्रेशर है, यानी वेपर कम हो रही। और यहां पे आना ही बॉइलिंग पॉइंट होगा, मतलब इतना प्रेशर होगा तो ही बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो भैया यहां से यहां तक, मतलब अब जो नया बॉइलिंग पॉइंट है उसे टी डैश बी कह दिया। शुरू का बॉइलिंग पॉइंट टी नॉट बी था, बाद का बॉइलिंग पॉइंट टी डैश बी। और बच्चों इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, ये यहां से लेके यहां तक जो गैप आ रहा है उसको हम कह रहे हैं डेल्टा टी बी। ये वाला डिफरेंस डेल्टा टी बी है। आप सामने लिखा है, ध्यान से देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है टी नॉट बी में डेल्टा टी बी जोड़ेंगे तो टी डैश बी बन जाएगा। या फिर अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं टी डेल्टा टी बी, तो ये इधर आके आप माइनस कर लीजिए, दैट इज टी डैश बी माइनस टी नॉट बी। तो ये कहलाया हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि हमारी सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। पहले हमें समझ में आना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे ये जो लिक्विड का वेपर प्रेशर चल रहा है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बराबर आ गया। तो ये प्रेशर इसके बराबर आ गया, ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे वेपर कम हो जाएंगे। तो किसी भी टाइम इंटरवल पे आप देख लीजिए, किसी भी टेम्परेचर पे देख लीजिए, प्योर की वेपर ज्यादा दिखेंगी, नॉन वॉलेटाइल की वेपर कम, यानी वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। इसके बाद हमने कहा कि बॉइलिंग कब होगा, बॉइलिंग तो तभी होगा जब ये जो सोल्यूशन है, ये ग्राफ था आपका वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हैविंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। ये ग्राफ किसका है, उस सोल्यूशन का है जिसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है। तो अब इस पॉइंट पे आने के लिए पहले जो कि टी नॉट बी था उससे कहीं ज्यादा हीट करना पड़ा टी डैश बी पे आने के लिए, और इन दोनों का जो अंतर है उसे डेल्टा टी बी कह दिया। इस वैल्यू में ये वैल्यू ऐड करें तो इसके बराबर आएगा, या डेल्टा टी बी की वैल्यू अधिकतर निकालनी होती है तो डेल्टा टी बी मीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस, या सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस करिएगा, वो जो डिफरेंस आएगा वो डेल्टा टी बी। आपको बता रहा हूं अभी से, ये गलती बहुत होती है। क्या गलती बहुत होती है कि एग्जामिनर क्या करता है, वो वाटर का केस दे देता है, फिर कहता है ये तो अंडरस्टूड ही है कि वाटर का ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 है, और कहता है भाई बाद का बॉइलिंग पॉइंट 373.5 हो गया या कोई और वैल्यू। तो अधिकतर बच्चे न्यूमेरिकल में सीधा बाद का बॉइलिंग पॉइंट ही रख देते हैं, जबकि न्यूमेरिकल में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी सिर्फ डिफरेंस रखना होता है,
कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है उतना रखना होता है, बच्चे पूरा रख देते हैं। या रिवर्स, कई बार एग्जामिनर पूछता बताओ भाई बात का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, और जो हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा, तो वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में फिर प्योर वाला बॉइलिंग पॉइंट जोड़ते ही नहीं है। यानी ये काम करना था, ये एलिवेशन प्योर जोड़ेंगे तो बात का बॉइलिंग पॉइंट आएगा। आंसर आप केल्विन में भी दे सकते हो बेटा, डिग्री सेंटीग्रेड में भी दे सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली मैथमेटिकल अप्रोच में केल्विन इज द बेटर वे। तो हम हमेशा कहते हैं कि केल्विन में ही हमेशा न्यूमेरिकल किया करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल केल्विन में ही करने हैं। चाहे आप डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर दे दोगे तो उससे दिक्कत नहीं है, तो आप केल्विन में करिएगा। हाँ, वो 373 केल्विन होगा, ठीक है। बोलो क्लियर है? तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये हुआ। अब इस चैप्टर में क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में क्या आया पॉइंट? तो बच्चों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में ये नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से पता चला कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। जो एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट का वो किसको फॉलो करता है या किस पे डिपेंडेंट है, दैट इज मोलैलिटी। तो ये जरा ध्यान रखना, ये वर्ड है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी हमें यहां चाहिए होगी, ठीक है। अब एग्जाम में चालाकी क्या करता है, वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दे देता है, कहता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताओ। ध्यान से सुनना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दे देता है और कहता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताओ। तो जिन बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आया हो, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल। मोल फ्रैक्शन दे रखा है और उसने पूछ क्या लिया तुमसे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बेसिकली उसने क्या किया, वो ये चाहता है कि मोल फ्रैक्शन से तुम मोलैलिटी बना के दिखाओ और उसके बाद मोलैलिटी को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, एलिवेशन आ जाएगा। तो एक दूसरे से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लिंक करा देता है, लेकिन बच्चे ये सोचते हैं कि ये दो अलग चीजें हैं। एक्चुअली इट इज ओनली द इंटर कन्वर्जन ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म, कि उन्होंने मोल फ्रैक्शन दिया होता है लेकिन वो बोलते ऐसे हैं कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर दे रखा है, और उस मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी बनानी होती है और वो बोलते ऐसे हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताओ या बाद का बॉइलिंग पॉइंट बताओ। तो वो थोड़े वर्ड्स हैवी हो जाते हैं तो हमें दिक्कत आती है। चलिए अगला पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू लगाएंगे, तो ये आ गया बेटा, इट इज इक्वल टू Kb इंटू मोलैलिटी। यहाँ ये Kb वर्ड यहाँ का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको हम मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कह देते हैं। इट इज नोन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसके और भी नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज इब्लियोस्कोपिक, ठीक है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। क्या है भाई ये, तो आप इसको ना ऐसे लिख लीजिए कि ये Kb जो है ये डेल्टा Tb अपॉन m है। क्या है ये, डेल्टा Tb अपॉन m। व्हाट इज डेल्टा Tb, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज m, मोलैलिटी। मतलब अगर m की वैल्यू 1 कर दें, अगर कोई सोल्यूशन 1 मोलल का बना ले, तो 1 मोलल के सोल्यूशन में जो भी बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होगा वही उस सॉल्वेंट के लिए या उस समय के लिए Kb है। तो Kb बेसिकली प्योर सॉल्वेंट की एक वैल्यू है, हर सॉल्वेंट के लिए अलग अलग है। जैसे वाटर के लिए Kb 0.52 है, इसकी यूनिट डिग्री, डिग्री केल्विन कह लीजिए, डिग्री पर मोलल है। और मोलल की फुल फॉर्म क्या होती है, मोल पर केजी। तो आप कह सकते हैं मोल यहाँ रहा, केजी ऊपर चला गया, तो डिग्री, डिग्री केल्विन मोल पर केजी, डिग्री केल्विन केजी पर मोल। तो इसकी यूनिट ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, केल्विन केजी पर मोल, ये इसकी यूनिट आ सकती है। या फिर आप सीधा केल्विन पर मोलल भी लिख सकते हैं, ये केबी की यूनिट हो गई। तो व्हाट इज केबी, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट का वो एलिवेशन है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोलल। जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसी होगी, 1 मोलल होगी, उस समय का जो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होगा या कांस्टेंट आया है, तो वो एलिवेशन ही एलिवेशन कांस्टेंट कहलाएगा। अब अगर कोई चाहे कि भाई थ्योरेटिकल तो ये बात हो गई, क्या और कोई तरीका भी है, सॉरी एक्सपेरिमेंटल बात हुई कि 1 मोलल सॉल्यूशन बनाया, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन देखा,
अगर क्या कोई थ्योरेटिकल तरीका है तो केबी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, फिर भी अगर हम वाटर के लिए रख के देखें, आर की वैल्यू 2 रख रहे हैं कैलोरी में, और टी नॉट की वैल्यू 373 हो गई वाटर के लिए, और 1000 लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर का 540 होता है जहां तक मुझे पता है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वाला आंसर आपका 0.52 आ जाना चाहिए, और वही यूनिट केल्विन केजी पर मोलर जो भी है वो लिखेंगे। तो पॉइंट इज दिस, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट थ्योरेटिकली इस फॉर्मूले से निकाली जाती है, इसे हमें डिराइव नहीं करना है। कैसे आया? अब बेटा आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना, आर की वैल्यू 0.08, लेकिन वो 0.08 लोगे तो बेसिकली वो लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन में आएगा, तो एलवी की यूनिट भी वही लेनी पड़ेगी, और आर की वैल्यू अगर कैलोरी लेंगे तो ये एलवी कैलोरी वाली यूनिट लेनी पड़ेगी, इसलिए कैलोरी वाली यूनिट ली। ठीक है, तो बेसिकली ये मैंने निकाल के दिखा दिया, वाटर के लिए इतना आ रहा है, बट आपको जरूरत नहीं है, आपको इस फॉर्मूले की जरूरत सिर्फ कॉम्पिटिटिव लेवल पे पड़ेगी, जहां मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के साथ एक मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी होता है, और वो जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है वहां 1000 की जगह यहाँ नीचे 100 होता है। मतलब एक साइंटिस्ट ने ये भी बना दिया था कि जरूरी नहीं है कि 1 मोल 1 केजी में ही घोलें, उसने कहा था 1 मोल हम 100 ग्राम में भी घोल के निकाल सकते हैं, उसे भी कांस्टेंट कहा जाएगा, तो उसे उसने कह दिया था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो ऑब्वियसली मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में सिर्फ 100 ग्राम सॉल्वेंट है, तो उसकी वैल्यू 10 टाइम्स ज्यादा आएगी इस मोलल से, यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट अगर 0.52 है वाटर का, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट 5.2 आएगा। बट आपको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, जस्ट नोट में एक फॉर्मूला ये लिख लेते हैं कि बाई चांस रेयर टू रेयरेस्ट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट किसी ने पूछा तो 10 टाइम्स ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होगा। तो बस एक सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये रखेंगे तो ये अच्छा रहेगा कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या था। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था 1 मोल डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्वेंट, और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है? 1 मोल डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो ये है बच्चों मोलर और मोलल का रिलेशन, लेकिन आपको सिर्फ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट पे ही फोकस करना है। चलिए फिर से देखेंगे, क्या देखेंगे स्टार्टिंग से। पहला पॉइंट आज हमने पढ़ना शुरू किया, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। तो पहले दिमाग में आना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट क्या था। वो टेम्परेचर जब लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर बराबर हो जाए, इस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर्स कम हो जाती हैं, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो ज्यादा हीट करके हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आते हैं। इसका मतलब ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। फिर पॉइंट आया कि कितना इंक्रीज, तो ये आया कि इट फॉलोज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंडेंट ऑन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो भैया ये जरा ध्यान रखिएगा, कभी भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है तो इसके अलावा हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो घुमा फिरा के लगना तो यही है। अब कितनी हर्डल्स एग्जामिनर ने दे रखी है, कितना अनवाइंड करना है वो हमें सोचना पड़ेगा, लगेगा यही। अब इसके बाद क्या पॉइंट आया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। अब भैया ये केबी क्या आ गया, इसका नाम रखा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। वाटर के लिए 0.52 होता है, और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का बेसिक मतलब क्या है, अगर एक मोलल सॉल्यूशन हो, एक मोलल सॉल्यूशन मतलब 1 केजी वाटर में 1 मोल ही घोला है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का, तो 1 मोलल सॉल्यूशन में जो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, यानी अब फाइनल हो चुका है, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल दें, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट और जो प्योर था, इनका जो डिफरेंस है उसे कहते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, या डेल्टा टीबी। तो 1 मोलर सॉल्यूशन का जो भी डेल्टा टीबी है वही है केबी। केबी की वैल्यू क्या है, व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट? इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल non volatile solute is dissolved in 1 kg solvent, yeah, it is the elevation in boiling point for 1 molar solution.
अब इसको ही आगे और दिखाने के लिए कि हमने और अच्छा पढ़ा है या कुछ और किया है, इसको एक्सपैंड कर देते हैं। ठीक है, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी, इसको एक्सपेंशन क्या है, ये मोलैलिटी है। मोलैलिटी क्या होती है बेटा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और एक्सपेंड कर देते हैं भैया, मोल्स कैसे आते हैं, तो और एक्सपेंशन कर सकते हैं, मोल्स कैसे आते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट स्मॉल से लिख दिया अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, और ये नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट है और ऊपर 1000 लगा दिया, क्योंकि ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है तो केजी में हो गया। तो ये बुक्स वाले फॉर्मूले ऐसे लिख देते हैं। अधिकतर हम इस फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट निकालते हैं, तो कई बच्चे इसे डायरेक्ट ऐसे रट लेते हैं इंटरचेंज करके कि ये उधर गया m और डेल्टा टीबी इधर आ गया, 1000 इंटू केबी। केबी को ना कुछ लोग के 1000 भी कहते हैं, कि याद रहे कि ये मोलल है, इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू डेल्टा टी। तो ऐसे करके रट लेते हैं कि डायरेक्ट अगर कभी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट आएगा, ये वाला m मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट है। तो इन माय ओपिनियन मैं आपको अगर कहूं तो बेटा चुपचाप सिर्फ इस फॉर्मूले को फॉलो करो, नथिंग मोर देन दैट, क्योंकि अगर आपका ये फॉर्मूला क्लियर है कि यहाँ मोलैलिटी निकालनी है तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर आप ऐसे करके और सिंप्लीफाई करके याद करेंगे तो आपका आंसर जरूर 1-2 सेकंड जल्दी आएगा दूसरों से, बट फंसने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ m मॉलिक्यूलर वेट है, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वो वेट ऑफ सोल्यूट है, जरा भी इधर उधर हो गया गड़बड़ नहीं। सेकेंड थिंग, डेल्टा टी की वैल्यू आप रखेंगे, पूरा का पूरा टेम्परेचर नहीं रखेंगे। अधिकतर बच्चे मैंने देखा गलती क्या करते हैं, जो टेम्परेचर उन्हें दिया जाता है केल्विन में या डिग्री सेंटीग्रेड में, जो प्योर का या सोल्यूशन का होता है, वो एज इट इज रख देते हैं। वो एज इट इज नहीं रखना है, आपको डिफरेंस रखना है, डेल्टा टी रखना है। एंड सिमिलरली अगर डेल्टा टी निकाल लिया तो देख लेना उसने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एग्जाम में पूछा है या उसने कंप्लीट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछा है। तो अगर सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो अभी आपने एलिवेशन निकाला है, इसको प्योर से जोड़ेंगे तब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बनेगा। आई होप सो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपको क्लियर है। जल्दी बताइए, अगर आपको क्लियर है तो ठीक है, जिनको क्लियर है 1 टाइप कर दो, नहीं क्लियर है 2 टाइप करो, फिर देखते हैं। कोई डाउट है तो हैंड रेस करके पूछिए जल्दी। वंश क्लियर, संजना क्लियर, आदित्य क्लियर, and this वंश तोमर, आयुष गंगवार क्लियर, दिव्यांश, आर्यन, दिव्यांश के बाद विदही, आर्यन, कार्तिक, ठीक है। ये भैया क्या लिखा है, अंशिका बेटा क्लियर ही लिखना चाह रहा होगा, क्लियर है। जैन चावला क्लियर, वेरी गुड। इतने बच्चों को तो समझ में आ गया। अब ये जितनों नहीं समझ में आया इनसे पूछूं मैं, इन्होंने कुछ नहीं लिखा है उनसे पूछूं। ध्रुव को समझ में आ गया, चलो। विजय भसीन को अब समझ में आया, प्रथम ग्रोवर को आया, ठीक है, मोहित को आया है, वेरी गुड। पार्की, मोहित दोनों को आ गया। ओके, तो अब पहले किसी को डाउट है तो पहले वो पूछ ले, किसी को डाउट है तो वो पूछे। ओके ऋषि क्लियर बेटा, डाउट है तो डाउट पूछें कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट में कोई डाउट है। किसी को डाउट नहीं लग रहा फिलहाल, कोई पूछना नहीं चाह रहा, गुड, ठीक है। अब इसका एक आध न्यूमेरिकल आपको करा देते हैं या अगली हेडिंग भी पढ़ सकते हैं ना, जस्ट अ मोमेंट। एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी पहले यहां देख लें, ये आ गया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज दिस, तो सॉल्व है, एक अनसॉल्व भी हो गई होगा होपफुली, है ना। ये दोनों तो सॉल्व हो गए, ठीक है। अनसॉल्व क्या देखें, यही वाला सॉल्व पढ़ देता हूँ आपको, यही करिए, ठीक है बेटा। मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सॉल्व है इससे कोई मतलब नहीं है। 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज dissolve in 1 kg of water in a saucepan. At what temperature will water boil at the pressure of 1.013 bar and kb for water is given, water का kb 0.52 given. Okay, 18 ग्राम ग्लूकोज dissolved in 1 kg water, ठीक है।
तो क्वेश्चन मैं आपके लिए दोबारा यहाँ लिख देता हूं। ये क्वेश्चन है 18 ग्राम ग्लूकोज का इन 1 kg वाटर। और क्या था? 1 kg वाटर एट व्हाट टेम्परेचर will water boil at pressure 1 atmosphere ही है ये, ठीक है, at pressure 1 atmosphere। तो at what temperature will water boil at pressure 1.013 बार। तो मेरे को जहां तक ध्यान है ये 1 एटमॉस्फेयर ही है, और साथ में गिवन है Kb फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन kg पर मोल। Kb is given 0.52 केल्विन kg पर मोल। चलिए 1 मिनट आप कर लीजिए, और नहीं होगा तो हम बताते हैं। 18 ग्राम ग्लूकोज दिस वन। कर लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सॉरी, ठीक है। चलिए बेटा, 1-2 बच्चों ने आंसर लिख के भेजा है, पता नहीं क्या लिख के भेजा है, मैंने देखा नहीं था, सॉरी। फिर से लिख दो बेटा, बेटा फिर से लिख दीजिए। ओके, आपने आंसर लिख के भेजा, कार्तिक, वेरी गुड। तो एक ही फॉर्मूला भाई हमारे पास, और कोई फॉर्मूला ही नहीं है। डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। केबी 0.52 कह रहा भाई, मोलैलिटी में 18 ग्राम है ग्लूकोज के, 18/180 ये मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ गया, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 1 ही दे रखा है शायद, 1 kg वाटर, और ये भी 1/10 0.052 आ गया। अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं, 0.052 ही आंसर बता देते हैं। 0.052 आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा कि यहाँ उन्होंने बाद का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, सॉरी, बाद का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो T0B प्लस डेल्टा टीबी ये करना है, और T0B कैल्विन में 373, वही मैं देख रहा था, इन्होंने शायद 0.15 भी लिया है, एकदम एक्यूरेट करके 373.15, और उसमें फिर ये 0.052 ऐड कर दिया है। और अब जो भी आंसर आ रहा है वो आप देख लो, 373 तो आएगा ही आएगा, और शायद ये 2 हो जाएगा, शायद है, एक भाई आंसर देखें, 202। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगर आपने 373 भी लिया है ना, तो आप इसमें ज्यादा परेशान ना हो, दैट इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं ना ये 0.15 नहीं लिया, कोई नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि अगर 0.15 इन्हें देना होता तो ये यहाँ कहीं इन्होंने कहीं दे नहीं रखा है ना, ये क्वेश्चन में देंगे आपको, तो जब क्वेश्चन में नहीं दिया है तो डोंट वरी अबाउट दिस। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो सेकंड को पढ़ लें। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। ये इन्होंने बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है 353.23 केल्विन। When इतने ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन नॉन, ठीक है, when 1.8 gram of non-volatile solute is dissolved, was dissolved in 90 gram of benzene, the boiling point is raised to this. Calculate molar mass of solute. मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ बेटा मैं। क्वेश्चन में ये कहा है बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है T0 बेंजीन, ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है पहले 353 या 343 जो भी है, 353.23 केल्विन। ओके, इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है 1.8 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व इन 90 ग्राम बेंजीन। तो वेट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट 1.8 ग्राम है, और वेट ऑफ बेंजीन 90 ग्राम है, ठीक है। और पूछा क्या है, बाद का बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का दे रखा है, ठीक है, बाद का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 354.11, 354.11। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट पूछा है, ठीक है, कर लेंगे।
ठीक है। तो ये तरीका होता है, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है अगर आप एग्जाम में इसे नोट डाउन ऐसे अलग कर लेते हैं तो काफी कुछ आसान हो जाता है क्वेश्चन करना। अच्छा, हमें ये भी मालूम है इससे ज्यादा हमें कुछ आता ही नहीं, तो ये तो लिख ही ले, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, होना यही सही है। अब ये कह रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, जैसे मैंने आपको बताया था ना, कुछ बच्चे सीधा एक रेक्टिफिकेशन फॉर्मूला निकाल के रख लेते हैं, वो यही वाले क्वेश्चंस के लिए है। वो क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला उन्होंने निकाल के रखा हुआ है, कौन सा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1000 इंटू के 1000 या के बी स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू डेल्टा टी, वो डायरेक्ट इसमें लगा लेते हैं। जैसे यहाँ 1000 इंटू के बी इज, के बी दिया नहीं है, बेंजीन का दिया होगा यार, सॉरी, बेंजीन का के बी दे रखा है 2.53, सॉरी ये दिया था क्वेश्चन में, के बी फॉर बेंजीन 2.53, तो यहाँ पे वो इसको लगा लेते हैं, इसके बाद 2.53 को, कितने ग्राम है, 90 ग्राम ना, 1.8 ग्राम, सॉरी कितने ग्राम में है, 90 ग्राम में, और बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन कितना हुआ है, अब 354 में से 353, अरे यार पॉइंट में आ रहा है, 353.23, 354.11, 11 में 3 गए 8, 10 में 2 गए 8, और 3 में 3 गए 0 0 0 0, तो भैया ये हम कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये वही जो शॉर्टकट रखा था उससे आ गया। अब कुछ कहेंगे कि ना पूरा सॉल्व करो, भैया पूरा भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, पूरा सॉल्व करते हैं। तो आना तो यही है, डेल्टा टीबी आपने रख देना 0.88, केबी 2.53, स्मॉल डब्ल्यू वेट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, है ना, मतलब मोलैलिटी रख रहे हैं ना, तो वेट कितना था 1.8 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन 90, तो ये भी वही चीज रखी है मैंने, तो दोनों कैलकुलेशन सेम होंगी। इट विल गिव यू दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन, ठीक है। 57.5 प्रथम का आंसर आ रहा है, बाकी कोई और बच्चे का आंसर 57.5 श्रेया, मतलब अधिकतर का 57.3 या 5 आ गया है, दैट मीन सबका आंसर सेम आ रहा है, ध्रुव का थोड़ा सा अलग 58 आया है। बेटा 57.35 तो समझ में आ रहा है, 58 आ रहा है ध्रुव, तो इसका मतलब आपने अप्रोक्सीमेट किया और इन लोगों ने कैलकुलेटर से किया, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। ये बेटा कार्तिक आप खाली 5.5 कैसे कह रहे, और ना 55 भी गलत लग रहा है, 57 और 55 में अंतर है, चेक करिए, या तो आपका गलत है इन लोगों का। हाँ, अगर कोई बच्चा बिना कैलकुलेटर के कर रहा है देन वेल, तो 1-2 डिजिट्स का हम वो नहीं लेते, बाकी का ठीक है। चलिए ये वाले क्वेश्चन हमें क्लियर हैं इसका मतलब, और 2 क्वेश्चन से दोनों हो गए। एनसीईआरटी के पीछे फ्रीजिंग पे ज्यादा क्वेश्चन है, बॉइलिंग पे कम है, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, किसी को कोई डाउट है जल्दी पूछ लो, कोई डाउट, चलिए ठीक है। अब बाकी जो भी कंपटीशन या कल के टाइमिंग या कोई भी और नॉलेज है वो अभी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, अभी मतलब वही रात या सुबह तक।